Hey guys, welcome to the third lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ऑरिजिनेट फर्स्ट। जब हमारा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है एक ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो टिश्यू ओरिजिनेट होने वाला है वो है एपिथेलियम टिश्यू। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, एक एनिमल की अगर हम बात करें, तो उनमें हमने क्या देखा, चार बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एक आपका था मस्कुलर टिश्यू। ये चार तरह के टिश्यू है जो एक एनिमल में आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों टिश्यू में से कौन सा टिश्यू सबसे पहले ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ओरिजिनेट होता है? तो आप कहोगे एपिथेलियम टिश्यू। तो ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। ये सब जो टिश्यू है ये खुद को रीजनरेट कर सकती है, इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। अगर ये डैमेज हो गई तो दे हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन। लेकिन कौन सा टिश्यू है बताओ हमारे बॉडी में ऐसा जिनके अंदर सबसे मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है? बिल्कुल सही, न्यूरॉन्स में। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, ये आप एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हो। नर्वस टिश्यू किससे बना है? नर्व सेल से, न्यूरॉन से। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें सबसे कम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। अगर डैमेज्ड हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एपिथेलियम टिश्यू में पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक। इट ऑलवेज ग्रो ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती है। सो इज द नेम एपिथेलियम। इसीलिए हम इन टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि देखो एपिथेलियम में इपी का मतलब होता है अपॉन, थीलिया का मतलब होता है टू ग्रो। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनका नाम एपिथेलियम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू के अपॉन ग्रो करती है। ठीक। जैसे ये देखो, ये हमारे बहुत सारे एपिथेलियम के सेल्स है, तो हमने कह दिया एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू का एक लेयर है। ऑलराइट। इपी का मतलब होता है अपॉन, थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। तो ये जो हमारा एपिथेलियम है ये किसके ऊपर ग्रो कर रहा है? किसके अपॉन? कनेक्टिव टिश्यू के अपॉन ग्रो करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ठीक है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं देखो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और जो इंटरसेलुलर स्पेस है दो सेल्स के बीच वो देखो नियरली एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स होती है ये बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि जो सेल्स है एपिथेलियम टिश्यू के वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है वो बहुत ही लिटिल है, बहुत ही कम है। इसीलिए देखो अब इंटरसेलुलर स्पेस कम है तो जो ब्लड वेसल्स है क्या ये इन सेल्स के बीच पेनिट्रेट कर पाएंगी यहाँ पे? तो नहीं। आप बोलो नहीं। ब्लड वेसल्स एंड lymph vessels are unable to pierce this little intercellular space present between two epithelial cells in epithelium tissue। ठीक है, तो ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स आर अनेबल टू पियर्स। ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है इसी कारण से, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, इंटरसेलुलर स्पेस में पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा। तो इसीलिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें पता है ब्लड स्ट्रीम जो होता है वो एक मीडियम होता है न्यूट्रिशंस का, उसके थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है सेल्स को, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब एपिथेलियम सेल्स के बीच में ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही है, तो एपिथेलियम टिश्यू को न्यूट्रिशन कहाँ से मिले? तो ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये अपने न्यूट्रिशन के लिए रिलाई करती है ऑन दी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ये जो एपिथेलियम टिश्यू है
ये न्यूट्रिशन लेगी। ठीक, ऑलराइट। अब देखिए, एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब समझिएगा ये क्यों प्रेजेंट है। देखिए, 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में। एपिथेलियम टिश्यू को छोड़कर बाकी जो 3 टाइप के टिश्यू है ना, ये इररेगुलर होते हैं। इन स्ट्रक्चर या शेप बोल लो आप, इन अरेंजमेंट बोल लो, इन पैटर्न बोल लो, ये जो 3 टाइप के टिश्यू है एक्सेप्ट एपिथेलियल टिश्यू, ये 3 टाइप के टिश्यू कैसे होते हैं, इररेगुलर होते हैं। सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू है वो रेगुलर होता है। तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कैसा हो गया, वो भी इररेगुलर हो गया। एपिथेलियल टिश्यू कैसा हो गया, रेगुलर हो गया। तो रेगुलर को आप इररेगुलर के ऊपर प्रेस करोगे तो रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। किसी भी रेगुलर पैटर्न को आप अगर इररेगुलर पैटर्न के ऊपर अरेंज करोगे तो दिक्कतें आएंगी, राइट। तो इसीलिए इन दिक्कतों को हटाने के लिए बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाता है, उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देखो ऊपर के तरफ भी प्रेजेंट है, एपिथेलियम के ऊपर के तरफ, और कनेक्टिव टिश्यू नीचे के तरफ, दोनों ही तरफ प्रेजेंट है। और कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये अपना न्यूट्रिशन एपिथेलियम टिश्यू तक पहुंचा पा रहे थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, कुछ इस तरीके का देखो पूरा का पूरा फिगर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में एपिथेलियल सेल्स है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स बहुत ही कम है, तो ब्लड वेसल्स नहीं आ पाती, तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसीलिए एपिथेलियल सेल रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक, अब ये होते हैं रेगुलर पैटर्न के, ये होते हैं इर्रेगुलर, तो दोनों में मिलन कैसे हो, तो ये मिलन कराता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि एपिथेलियल सेल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपने देखा, एपिथेलियल सेल और नीचे कनेक्टिव टिश्यू। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसका एक हिस्सा एपिथेलियल सेल के तरफ प्रेजेंट है और एक हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू के तरफ प्रेजेंट है, राइट। 2 हिस्से हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के। पहला हिस्सा जो एपिथेलियल सेल के करीब है उसे हम कहते हैं बेसल लैमिना। ये बेसल लैमिना बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, और बेसल लैमिना को बनाने में, सिक्रीट करने में मदद कौन करता है, एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल्स के तरफ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो से कौन सिक्रीट करेगा, ऑब्वियसली एपिथेलियल सेल। इसका नाम क्या है, आप बोलोगे बेसल लैमिना। किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक, और जो हिस्सा बेसमेंट मेम्ब्रेन का कनेक्टिव टिश्यू के तरफ प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं फाइब्रस लैमिना। ये बने होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक फॉर्म है हायालुरोनिक एसिड। ये हायालुरोनिक एसिड के कारण जो हमारा जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको एक फाइब्रस टेक्सचर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं फाइब्रस लैमिना। कौन सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए तो फाइब्रस लैमिना जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो हिस्सा है, फाइब्रस लैमिना किस तरफ प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू के तरफ। तो कौन सिक्रीट कर रहा होगा, जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू। बेसल लैमिना किस तरफ प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल के तरफ, तो कौन सिक्रीट कर रहा होगा, एपिथेलियल सेल। बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 हिस्से हैं। फाइब्रस लैमिना का फाइबर लाइक टेक्सचर क्यों है, क्योंकि ये बना होता है किसका, हायालुरोनिक एसिड का। ठीक है, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का ये एक फॉर्म है हायालुरोनिक एसिड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हायालुरोनिक एसिड। ऑलराइट, चलो तो देखो, हायालुरोनिक एसिड को हम एनिमल सीमेंट भी कहते हैं, जोड़ने का काम कर रहा है, फाइब्रस है। ठीक, एपिथेलियल सेल और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम कर रहा है। इसे हम कॉमन भाषा में एक फैक्चुअल बात, एक फैक्ट है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनिमल सीमेंट किसे कहा जाता है, तो हायालुरोनिक एसिड को। ये हायालुरोनिक एसिड क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट याद रखिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू।
बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो एपिथेलियम सिक्रेट कर रहा है उससे हम कहेंगे बेसल लैमिना, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जिसे कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट कर रहा है उससे हम कहेंगे फाइब्रस लैमिना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने में दोनों का हाथ होता है, एपिथेलियम का भी और कनेक्टिव टिश्यू का भी। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। ये थिन होते हैं, पतले से होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है नॉन लिविंग है। अगर लिविंग होते तो सेल होते तो ये टिश्यू बना लेते, ठीक है। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये नॉन सेलुलर होता है, इसीलिए हम इसे नॉन लिविंग कहते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू से जो न्यूट्रिशन है वो एपिथेलियल सेल के पास जा सकता है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल है तो अपने हिसाब से सॉल्यूट को या फिर न्यूट्रिशन को कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल सेल्स की तरफ भेजने की काबिलियत रखता है। सभी न्यूट्रिशन को नहीं भेज देगा, सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ परमिएबल नहीं बोला, मैंने कहा सिलेक्टिवली परमिएबल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑलराइट, जैसे आप याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं या जिसे हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे नेचर के होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन भी किस नेचर के होते हैं? ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अगले स्लाइड पे जाने से पहले आई डोंट नो आप कितनों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, अराइज हुआ होगा। अगर नहीं अराइज हुआ है एक क्वेश्चन तो मैं अराइज करा देता हूँ। मैंने आपको कहा कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले बनने वाला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और मैंने आपको अभी ये भी कहा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अपना न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से लेता है और अपने फंक्शंस को कर पाता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है एपिथेलियल टिश्यू के सर्वाइवल के लिए। एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रिशन देने के लिए कनेक्टिव टिश्यू जिम्मेदार है, एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिशन देता है और इसमें मदद करती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय सबसे पहली बार एपिथेलियल टिश्यू बनता है, उस समय कनेक्टिव टिश्यू तो था नहीं। तो जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय एपिथेलियल टिश्यू बना तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा था? कैसे सरवाइव कर पा रहा था एपिथेलियल टिश्यू? अपने फंक्शन को कैसे कर पा रहा था एपिथेलियल टिश्यू? क्योंकि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय तो सबसे पहली बार यही बना है, कनेक्टिव टिश्यू तो होगा नहीं, तो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? तो इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, वो है माँ, मदर। माँ से मिल रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, मदर के वूम्ब में, ठीक है। वूम्ब में जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो माँ का जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचता है एपिथेलियल टिश्यू तक, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू तो जो मदर है, माँ है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। ऑलराइट, डायरेक्ट ब्लड से जा रहा होता है। फिर जब पूरा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो जाता है तो कनेक्टिव टिश्यू भी बन जाता है, तो उसके बाद ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड करने लगता है फॉर न्यूट्रिशन। बट शुरुआत में इसे न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? तो बोलो माँ, इसीलिए माँ इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे एक शानदार गाड़ी आपको दिख रही है, ठीक है। इस गाड़ी का देखो एक ऊपर में कवरिंग है, ठीक है। और ये जो गाड़ी है इसके अंदर में भी देखो एक कवरिंग होती है, इस तरीके से कवरिंग होती है। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, वो समझ लो हमारे लिए भी एक कवरिंग और लाइनिंग का काम करता है। हमारे बॉडी को एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, एक लाइनिंग प्रोवाइड करता है। जैसे गाड़ी के ऊपर जो हम कवर लगा देते हैं तो गाड़ी को हम एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी के इंटीरियर में ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है, लेदर की लाइनिंग होती है, लेदर वेदर वगैरह वगैरह। तो गाड़ी के अंदर में जो सीट है उस पर एक लाइनिंग हो गई, ठीक है। अंदर में कैविटी जो है, जो ट्रंक है, पीछे का जो हिस्सा है, ट्रंक जिसे हम कहते हैं, उस पर भी एक लाइनिंग हो गई। कैविटी तो नहीं कहते, कैविटी तो हम बॉडी के फॉर्म में यूज करते हैं जब हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर सरफेस पे बाहर के तरफ इन्वायरमेंट के तरफ जो हमारा जो सरफेस इन्वायरमेंट में एक्सपोज है, तो हमारे बॉडी पे भी एक कवरिंग का काम करती है, कवरिंग की तरह फंक्शन करती है ये एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एज अ फ्री सरफेस which faces either the body fluid or outside environment and thus provide a lining or covering। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू फेस कर रही है किधर? बॉडी फ्लूइड के तरफ,
अंदर की तरफ जो हमारे बॉडी कैविटी है, कैविटी में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अब हम कहते हैं कि वो एक एपिथेलियल टिश्यू एक लाइनिंग की तरह हमारे बॉडी को एक लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन वही अगर हमारा बॉडी आउटसाइड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है और ये ऊपर देखो, ये जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस है वो किसका बना हुआ है, एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल टिश्यू का, तो हमारे बॉडी को एक कवरिंग भी दे रही है। हमारे बॉडी के इंटरनल में आप चले जाओ, कैविटी में चले जाओ, तो वहां पे भी एक लाइनिंग मिलेगी, एक कवरिंग मिलेगी। तो उस समय जब इंटरनल की हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं लाइनिंग। एक्सटर्नल बाहर सरफेस की तरफ जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं सरफेस से हमें कवरिंग प्रोवाइड कर रही है एपिथेलियल सेल, ठीक है। आउटसाइड इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है, जो पैथोजन का कुछ इन्वेजन ना हो जाए, ठीक है, कुछ जितने सारे बैक्टीरिया रहते हैं हमारे बॉडी को अटैक नहीं कर दे, तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। तो इसको आप इस तरीके से समझो, ठीक है। कवरिंग और लाइनिंग के बीच में अंतर समझो, कवरिंग और लाइनिंग दोनों ही प्रोवाइड करने का काम किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है। तो एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर बॉडी फ्लूइड, तब हम कह रहे हैं लाइनिंग, और आउटसाइड इन्वायरमेंट तब हम कह रहे हैं कवरिंग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा देखिए, अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। लेक्चर 2 में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा, कितने तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज हमने पढ़ा। लेक्चर 3 में हम अभी क्या एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत की है। तो मेरे से एक गलती हो गई, मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराया ही नहीं। तो एक बार हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, फिर लेक्चर 3 के बारे में हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पेज नंबर 100 पे आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट मिलेगा। तो चलो एक बार उसकी रीडिंग लगाते हैं। हमने लेक्चर 1 में इसके बारे में पढ़ लिया डिटेल में, बस एक बार रीडिंग कर लेते हैं, एनसीईआरटी से कोई चीज छूट ना जाए, हम सेफ साइड पे रहे। तो देखो, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी कि बात कर रहा है एनिमल किंगडम चैप्टर की। एनिमल किंगडम चैप्टर में आपने बहुत तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ा, फाइलम के बारे में पढ़ा। उनमें से कुछ फाइलम में जो एनिमल्स थे वो यूनिसेलुलर थे, बहुत एनिमल्स कुछ फाइलम में थे वो क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। बहुत सारे एनिमल यूनिसेलुलर, बहुत सारे एनिमल मल्टी सेलुलर। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फंजाई, एल्गी, प्रोटिस्टा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट डाइवर्सिटी में, एनिमल्स के बारे में पढ़ा एनिमल किंगडम में। तो आपने बेसिकली, आपको इतना पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है, ठीक है। In unicellular organism, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell। मैंने आपका पैरामीशियम का एग्जाम्पल देके समझाया था, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देके समझाया था। In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well-organized manner। ठीक है। The body of a simple organism like Hydra, हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑलराइट। और इसमें जो फंक्शंस होता है वो कैरीड आउट होता है बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, यानी टिश्यूज की बात हो रही है, इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑलराइट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। The body of simple organisms like Hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands। ठीक है, तो हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यू की बात हो रही है। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टिश्यू, हर एक टिश्यू में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो थाउजेंड्स में हो सकता है, थाउजेंड्स में हो सकता है, ठीक है, ये बोलने का कोशिश कर रहा है, ऑलराइट। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में भी बिलियंस ऑफ सेल्स है जो कि बहुत तरह तरह के फंक्शंस को प्रोवाइड करते, परफॉर्म करती है। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, किस तरीके से ये जो सारी सेल्स है बॉडी में वर्क करती है। तो मैंने आपको डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ाया है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। In multicellular organism, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue। बेसिकली ये टिश्यू का डेफिनेशन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में।
You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to perform an organ, to form an organ. ये भी मैंने आपको बोला था. Like stomach, lung, heart and kidney. मैंने तो किडनी का एग्जाम्पल डायग्राम से आपको समझाया भी था. When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जब फिजिकली या केमिकली इंटरैक्ट होती है आपस में और एक कॉमन फंक्शन कराती है तो हम कहते हैं ये एक ऑर्गन सिस्टम है. जब 2 ऑर्गन या 2 से ज़्यादा ऑर्गन, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था किडनी जो है, ब्लैडर जो है, यूरेथ्रा जो है, यूरेटर जो है, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स है और ये आपस में फिजिकली एंड केमिकली इंटरैक्ट करके एक फंक्शन कराती है. यूरिन के पासिंग में मदद करती है, एक्सक्रीट वेस्ट को एक्सक्रीट कराने में मदद करती है. तो हम इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं. एक ऑर्गन सिस्टम बना रही है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हम उसका नाम दे रहे हैं. ठीक, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एटसेट्रा. अरे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है. Cells, tissues, organs and organs split up the work in a way that exhibits division of labor. ठीक है, यहाँ पे भी एक डिवीजन ऑफ लेबर आप समझ जाओ. सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन सिस्टम है. स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल. डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से एक ऑर्गन में, एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मतलब क्या, चार टाइप के बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं और 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज जो है वो 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए. एक आइडिया, जैसे इपिथेलियल टिश्यू है वो इपिथेलियल सेल से बने हुए. अब इपिथेलियल टिश्यू भी बहुत टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होना. डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था. कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर अपना काम कर रहे हैं और वो जो एक ऑर्गन है वो ऑर्गन अच्छे से काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टिश्यूज जो है वो मिलकर अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तभी वो ऑर्गन अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं. और बहुत सारे टिश्यूज अपना फंक्शन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सेल से बने हुए. ठीक, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है. सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as whole. यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बना रही है और सब में डिवीजन ऑफ लेबर है. देखा जाए तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम में वो अपना काम को बांट लेती है, स्प्लिट अप द वर्क. ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. चलो अब देखिए, लेक्चर नंबर 2 में हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था. पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा. इसका तो छोटा सा एनसीईआरटी रीडिंग है. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वैरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural. ठीक है, 4 टाइप के बेसिक टाइप के टिश्यूज है और जो हमारे सेल्स के जो स्ट्रक्चर है वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. इपिथेलियल सेल्स जो होंगे उनका स्ट्रक्चर कुछ और होगा क्योंकि वो कुछ और फंक्शन करा रहे हैं. कनेक्टिव टिश्यू है इनके जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा क्योंकि ये कुछ और फंक्शन करा रहे होंगे. ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यूज की. पेज नंबर 101 पे मिलेगा. जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है इपिथेलियल टिश्यू के बारे में उसका एक एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं. वी कॉमनली रेफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज एन इपिथेलियम, प्लूरल इपिथेलिया. अब इपिथेलियम और इपिथेलिया में अंतर क्या है? इपिथेलियम जो है ये एक सिंगुलर टर्म है, बहुत सारे इपिथेलियम टिश्यूज है तो आप उसे इपिथेलिया बोलोगे. दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस. ठीक है, इन टिश्यूज का एक फ्री सरफेस होता है विच फेसेस इधर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड थस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. There इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि इपिथेलियम टिश्यू देखो, इपिथेलियम टिश्यू को अभी हम पढ़ेंगे ना तो हम बहुत सारी बातें जानेंगे. इपिथेलियम के टाइप्स पढ़ेंगे, राइट, जो टाइप्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यू होता है तो उस हिसाब से जिस जो पोर्शन को हम कवर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उस पोर्शन की एनसीईआरटी रीडिंग हम लोग करते जाएंगे. तो अभी तक हमने इपिथेलियम टिश्यू में इतना ही पढ़ा.
तो हमने इतना ही एनसीईआरटी रीडिंग किया। और पढ़ेंगे तो हम इस एनसीईआरटी रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, उसकी टेंशन मतलब, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी से एकदम थोरो करा दूंगा, आपको हर एक चीज़ एनसीईआरटी का समझ में आएगा। कि एनसीईआरटी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बुक है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में चीज़ों को समझाती है। मेरा काम है उसी को सिंप्लीफाई करना, आपको समझाना और लास्ट में एनसीईआरटी की रीडिंग करा देना। चलो ठीक है, तो ये लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे एनिमल टिश्यू के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।